नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको विश्व में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने भूमि उपयोग की अवधारणा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं विश्व में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के इतिहास के बारे में। विश्व में भूमि उपयोग सर्वेक्षण। भूमि उपयोग सर्वेक्षण का मुख्य लक्ष्य भूमि उपयोग की विधि जानने के अतिरिक्त यह जानना अति आवश्यक होता है कि अतीत में भूमि का उपयोग किस प्रकार से होता रहा है और भूमि उपयोग के समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहे हैं। तो भूमि उपयोग सर्वेक्षण जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है ये जानना कि अतीत समय में या अतीत काल में भूमि का उपयोग किस प्रकार से हुआ और भूमि का उपयोग जो है वो समय के साथ साथ में परिवर्तित होते रहे हैं। जैसे कि पुराने समय में बहुत सी जो भूमि थी उस पर कृषि की जाती थी। धीरे धीरे बढ़ते औद्योगिकरण के कारण और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है वो कृषि वाले क्षेत्र थे वो या तो इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट हो गए या रिहायशी क्षेत्रों में परिवर्तित हो गए। भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभिन्न भौतिक एवं मानवीय तथ्यों जैसे मृदा, भूमिगत जल, चट्टानें, मौसम एवं जलवायु आदि के साथ जनसंख्या, यातायात, कृषि, बाजार तथा बस्तियों, नगर, शहर आदि गतिविधियों का एक मिला जुला प्रारूप प्रस्तुत कर भावी योजना का प्रारूप प्रस्तुत करता है। तो जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण है उसमें भौतिक और मानवीय तथ्य दोनों को शामिल किया गया है और उसका जो मिला जुला प्रारूप होता है उसी के आधार पर भावी जो योजना है वो किस तरह से तैयार की जाए वो उसका प्रारूप प्रस्तुत करता है। इस प्रकार समय समय पर भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभिन्न पद्धतियों व उद्देश्यों से होता रहा है। तो जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण जो है विभिन्न विधियों के द्वारा होता रहा है समय समय पर और उसके उद्देश्य भी जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहे हैं। सर्वप्रथम पश्चिमी देशों में कृषि क्रांति के समय से कृषि तकनीक तथा भूमि उपयोग के तथ्यों की जानकारी का सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उसमें कृषि क्रांति जैसे आई तो आने के साथ में कृषि की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण क्या हुआ भूमि उपयोग के तथ्यों की जानकारी का जो सर्वेक्षण करना शुरू हुआ वो प्रारंभ हुआ। सही रूप से प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण की योजना 1949 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के तत्वाधान में गठित आयोग द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण की योजना किस भूगोल के संघ के तत्वाधान में या सन जो है 1949 में प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत समस्त विश्व में भूमि उपयोग सर्वेक्षण की संभावनाओं पर विचार विमर्श हुआ। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के तत्वाधान में जो गठित आयोग प्रारंभ किया गया उसमें विश्व में भूमि उपयोग सर्वेक्षण की जितनी भी संभावनाएं थी उन पर विचार विमर्श हुआ। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के भूमि उपयोग के नक्शे जो हैं वो तैयार किए गए जो कि 1:10 लाख के पैमाने पर तैयार किए गए थे। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रिटेन में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के बारे में। ब्रिटेन में भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य 1930-31 में प्रारंभ हुआ। ये बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रिटेन में जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण है उसका कार्य जो है कब प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में जो धरातल पत्रक या टोपोशीट तैयार किए गए थे उनमें कृषि युक्त भूमि व अन्य भूमि को निम्न तरीकों के द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो जो स्टार्टिंग में जो टोपोशीट तैयार किए गए थे जिसमें
कृषि युक्त भूमि या अन्य भूमि थी उनको इस प्रकार से शो किया गया। जंगल व लकड़ी वाले वन को गहरे हरे रंग से दिखाया गया। स्थायी चारागाह को हल्के हरे रंग से दिखाया गया। जोत योग्य पड़त को भूरे रंग से दिखाया गया। अस्थायी चारागाह पहाड़ी व मुरलैंड को पीले रंग से दिखाया गया। बाग बगीचे बैंगनी आवरण के रंग के द्वारा दिखाया गया। बस्तियां कृषि अनुपयुक्त भूमि को नीले रंग के द्वारा दिखाया गया। और इस रंग विधि से भूमि के उपयोग का और भी विभाजन कर अनेक रंग छाया विधि के समायोजन के साथ दिखाए जाने लगे। तो पिछले स्लाइड पे हमने जिन कलर की बात की उनके अलावा भी कई और भी रंग जो है वो काम में लेके समायोजन के साथ भी भूमि उपयोग को दिखाया गया। कुछ समय पश्चात प्रोफेसर स्टैम्प के निर्देशन में संपूर्ण ब्रिटेन के भूमि उपयोग के सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि किसके निर्देशन में संपूर्ण ब्रिटेन में भूमि उपयोग के सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। ब्रिटेन में स्टैम्प महोदय ने 1930 में यह कार्य प्रारंभ किया, जिसकी संपूर्ण रिपोर्ट 1939 में तैयार होकर 1946 में प्रकाशित हुई। तो इस तरह से जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें पहले कार्य प्रारंभ किया गया, फिर उसके बाद में संपूर्ण रिपोर्ट तैयार की गई और उसको बाद में प्रकाशित किया गया 1946 में। इन्होंने विभिन्न भूमि उपयोग के अलग अलग नक्शे तैयार कराए तथा इन्हें विभिन्न रंग विधि द्वारा दिखाया गया। तो इन्होंने क्या था, अलग अलग नक्शे बनाए और अलग अलग रंग की विधियों के द्वारा भूमि उपयोग को दिखाया। इसमें जंगल, स्थायी चारागाह, जोत भूमि, जोत योग्य भूमि, पड़त भूमि तथा बाग बगीचे आदि के साथ तालाब, नदियों, झीलों तथा बांधों आदि को विभिन्न प्रकार के रंगों के साथ में दिखाया गया। तो यहाँ जो है हर एक चीज के लिए अलग अलग कलर के द्वारा उनको दिखाया गया। यहाँ हम देख रहे हैं इस स्लाइड पे ब्रिटेन को दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से। इस प्रकार के विस्तृत कार्य की रिपोर्ट 92 भागों में 1936 व 1946 के मध्य में प्रकाशित हुई। इसके पश्चात स्टैम्प की देखरेख में उनकी पुस्तक द लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिस यूज 1961 में प्रकाशित की गई। तो इस बुक के बारे में भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है और कब लिखी गई है या कब प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में इंग्लैंड तथा वेल्स के भूमि उपयोग के पुराने क्षेत्रों को दिखाया गया तथा अलग अलग भूभागों को रंगों व कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग अलग समझा जा सके। तो जो रंग थे उनको कार्यों के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत किया गया है या भूभागों को रंगों और कार्यों के आधार पर अलग अलग रंग से दिखाया गया है, जिससे ये पहचाना जा सके कि ये जो क्षेत्र है वो दूसरे क्षेत्र से अलग प्रकार का है। इस समय तक भूमि उपयोग के कुछ नए मानचित्र 1:25,000 के पैमाने पर बनाकर प्रकाशित किए गए, जो काफी विस्तृत विवरण के साथ थे। तो ये जो मैप बनाए गए थे 1:25,000 स्केल पर, वो बहुत ही डिटेल्ड मैप बनाए गए थे जो भूमि उपयोग से संबंधित थे। इन्हें 13 प्रमुख समूह में दिखाया गया, जिसमें निश्चित नंबरों का उपयोग किया गया जिससे कोई भ्रम ना हो। तो ये जो मैप, डिटेल मैप बनाए गए, उसको 13 कैटेगरीज में दिखाया गया और एक स्पेसिफिक नंबर्स का भी उसमें प्रयोग किया गया, जिससे कि किसी प्रकार का किसी को कोई भ्रम ना हो। यहाँ इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कॉलमैन एवं मैक्स द्वारा 13 प्रमुख समूह जो कि 1961 में बनाए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है अधिवास, उसको भूरे रंग के द्वारा दिखाया गया। नंबर 2 है उद्योग, उसको लाल रंग के द्वारा।
नंबर 3 है परिवहन, उसको नारंगी रंग के द्वारा। नंबर 4 है अप्रयुक्त भूमि, उसको काले रंग के द्वारा। नंबर 5 है खुला स्थान, उसको नींबू हरा रंग के द्वारा। और नंबर 6 है घास, उसको हल्का हरे रंग के द्वारा दिखलाया गया। और नंबर 7 पे है जोत योग्य, इसको हल्का भूरा रंग से। नंबर 8 बाग बगीचा, उसको बैंगनी रंग से। नंबर 9 है फलोद्यान, उसको बैंगनी आवरण से। नंबर 10 है वनीय भूमि, उसको गहरा हरा रंग से। नंबर 11 है चारागाह कंकरीला, उसको पीले रंग से। और नंबर 12 है जल और दलदल, उसको हल्के नीले रंग से। और वनस्पति विहीन क्षेत्र को सफेद रंग से। इस प्रकार से ये कॉलमैन एवं मैक्स द्वारा 13 प्रमुख समूह हैं जो कि 1961 में बताए गए। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं पोलैंड में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के बारे में। भूमि उपयोग सर्वेक्षण के विकास में पोलैंड के भूगोलवेताओं का प्रमुख योगदान रहा है। भूमि सर्वेक्षण के इतिहास में पोलिश भूगोलवेताओं ने अपने देश का नेतृत्व ही नहीं किया, बल्कि संसार में इस दिशा में किए जाने वाले कार्यों को नेतृत्व प्रदान कर नया मोड़ भी दिया। तो भूमि सर्वेक्षण के इतिहास में जो पोलिश भूगोलवेता थे, उन्होंने अपने देश को ही नहीं नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि संसार में जितने भी इस दिशा में कार्य हो रहे थे, उन सभी को उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। यह योगदान अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ IGU के माध्यम से हुआ, जिसके अंतर्गत समय समय पर होने वाली गोष्ठियों, सेमिनार आदि आयोजित कर इस विषय पर वृहद रूप से कार्य किए गए। तो इसके में जो योगदान था वो मुख्य रूप से IGU का रहा। और उन्होंने समय समय पर होने वाले कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार को आयोजित कर इस विषय पर वृहद रूप से जो कार्य प्रणाली है वो तैयार की। पोलैंड में प्रोफेसर जिमोवस्की के निर्देशन में यह कार्य प्रारंभ हुआ और 1:25,000 के पैमाने पर विस्तृत नक्शे बनाए गए। तो पोलैंड में भी जो कार्य था वो 1953-54 में प्रारंभ हुआ और ये जो नक्शे बनाए गए थे वो 1:25,000 के पैमाने पर डिटेल्ड मैप बनाए गए थे। तत्पश्चात 1956 में भूगोल विभाग के प्रोफेसर कोस्ट्रोविस्की की देखरेख में आगे जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ। 1964 में कोस्ट्रोविस्की की अध्यक्षता में IGU के तत्वाधान में कृषि प्रकारिकी आयोग, इसमें कृषि प्रकारिकी की सर्वमान्य पद्धति का निर्माण किया गया, जो संसार में कृषि प्रकारों को निश्चित करने व कृषि प्रदेश निर्धारित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। तो इस तरह से जो IGU के तत्वाधान में कृषि प्रकारिकी आयोग, इसमें कृषि प्रकारिकी की जितनी भी सर्वमान्य पद्धतियां हैं उनका निर्माण किया गया, जिससे कि कृषि का प्रकार निश्चित किया जा सके और उस क्षेत्र के जो कृषि प्रदेश हैं उनको भी निर्धारित किया जा सके। इस आयोग की पूर्ण रिपोर्ट 1976 में तैयार करके प्रस्तुत की गई। तो ये जो आयोग था उसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो 1976 में तैयार हुई। भूमि उपयोग की समस्याओं को एंग्लो पोलिश सेमिनार पोलैंड की विज्ञान अकादमी ने आयोजित कर सुनियोजित आर्थिक योजनाओं पर भूमि उपयोग के नक्शे तैयार किए तथा कुछ आधारभूत उद्देश्य तय किए गए जो निम्न प्रकार थे। तो यहाँ जो भूमि उपयोग की जो समस्याएं थी वो एंग्लो पोलिश सेमिनार पोलैंड की विज्ञान अकादमी ने आयोजित करके कुछ सुनियोजित योजनाओं पर भूमि उपयोग के नक्शे जो बनाए थे, उनके उद्देश्य जो थे वो निम्न प्रकार से थे। नंबर 1 वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन, नंबर 2 प्रयोगात्मक रूप। इन उद्देश्यों के साथ मानचित्र में 4 प्रमुख तथ्यों को बताया गया। जो 2 उद्देश्य थे उनके साथ में मानचित्र में 4 तथ्यों को बताया गया, जिसमें है भूमि उपयोग के रूप में, नंबर 2
भूमि उपयोग का प्रमुख आशय जैसे भूमि का आकार, विस्तार और जोत। भूमि उपयोग के तरीके जैसे कि फसलों के क्रम में खाद, मशीनें इत्यादि का प्रयोग। और नंबर 4 है भूमि उपयोग का झुकाव या दिशा जैसे वाणिज्य महत्व का उत्पादन, मुख्यतया खाद्यान्न फसलें या पशुओं पर आधारित कृषि कार्य हैं। ये 4 प्रमुख तथ्य हैं, 2 उद्देश्यों के साथ में बताए गए हैं। इस प्रकार पोलैंड में किए गए भूमि उपयोग सर्वेक्षण का उद्देश्य व विस्तृत अवलोकन मिलता है, लेकिन इनकी अपनी सीमाओं के बावजूद कुछ आधारभूत कमियां इस अध्ययन में भी थी। यानी इतना विस्तृत अवलोकन और विस्तृत उद्देश्य के साथ में सर्वेक्षण किया गया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां थी। जैसे एक वर्ष जिस भूमि पर घास थी, दूसरे वर्ष उस पर फसल बोई गई। तो एक साल में पोलैंड में जिस भूमि पर घास उगाते हैं, दूसरे वर्ष जो है उस पर फसल बो दी जाती है। इसका विवरण लंबे समय तक के लिए मानचित्र पर नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह के जो विवरण है वो मानचित्र पर नहीं दिए जा सकते। इस सर्वेक्षण की ये कमी रही। यहाँ इस स्लाइड पर पोलैंड को दर्शाया गया है मानचित्र के माध्यम से। अब हम यहाँ स्लाइड में बात करेंगे चीन में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के बारे में। चीन में सर्वप्रथम कृषि भूमि सर्वेक्षण का विचार O.E. बेकर द्वारा सुझाया गया है। तो कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन में जो सर्वप्रथम कृषि भूमि उपयोग सर्वेक्षण का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो है O.E. बेकर के द्वारा सुझाया गया है, जो भूमि उपयोग पर एक प्रोजेक्ट के रूप में था। ये भी पूछा जाता है कि भूमि उपयोग पर जो प्रोजेक्ट के रूप में सर्वेक्षण का विचार जो सुझाया गया है वो किसके द्वारा सुझाया गया है। तत्पश्चात भूमि सर्वेक्षण का कार्य जॉन लॉसिंग बक ने निम्नलिखित 3 प्रमुख उद्देश्यों को लेकर किया। तो बेकर के पश्चात जो जॉन लॉसिंग बक ने जो अध्ययन किया उसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे, जिसमें नंबर 1 है भूमि उपयोग के तरीकों के बारे में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, कि जो भूमि उपयोग का तरीका कौन सा है उसके बारे में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। नंबर 2 है चीन में कृषि की वास्तविक स्थिति को जानना। और नंबर 3 है भूमि सर्वेक्षण के द्वारा चीन की जनसंख्या व भोजन आदि के बारे में सही स्थिति को जानकर के समाधान को खोजना। तो ये जो 3 प्रमुख उद्देश्य थे वो जॉन लॉसिंग बक के द्वारा सर्वेक्षण कार्य में शामिल किए गए। इस सर्वेक्षण में सैंपलिंग पद्धति का उपयोग किया गया, जिसमें प्रादेशिक स्तर पर खोजकर्ता की नियुक्ति की गई तथा स्थानीय व्यक्तियों की भी मदद ली गई। तो ये जो सर्वेक्षण था उसमें सैंपलिंग मेथड को काम में लिया गया और प्रादेशिक स्तर पर जो थे वो स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया गया या स्थानीय व्यक्तियों की मदद की सहायता से ये जो सर्वेक्षण कार्य है वो किया गया। चीन का यह भूमि सर्वेक्षण अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य था, जबकि अनेक बाधाओं का सामना यहां भी करना पड़ा। तो चीन का जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण था वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रकार का सर्वेक्षण था, जिसको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे देश की विशालता, जनसंख्या की समानता एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव में इतने बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। आगे चलकर यह चीन की राष्ट्रीय योजना का आधार भी बना। तो जो चीन का भूमि उपयोग सर्वेक्षण था वो आगे चलकर चीन की राष्ट्रीय योजनाओं के लिए आधार बना, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वेक्षण ये रहा। यहाँ हम देख रहे हैं चाइना को दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से और दूसरी साइड में ग्लोब पर चाइना की स्थिति को दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं अमेरिका में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के बारे में। भूमि उपयोग सर्वेक्षण के महत्व को कुछ अमेरिकी भूगोलवेताओं ने भी समझकर उपयुक्त कृषि योजनाओं एवं अन्य भूमि के उचित उपयोग के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ किया
और इस प्रकार के सर्वेक्षण का महत्व वहां की सरकार ने भी समझा और इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। तो जो अमेरिका की जो सरकार थी उसने भी इस प्रकार के सर्वेक्षण को महत्व दिया और विशेष योगदान इसके लिए किया। अमेरिका में भूमि सर्वेक्षण के निम्नलिखित 3 प्रमुख क्षेत्रों को चुना गया जिनके लिए अलग अलग उद्देश्य रखे गए। तो अमेरिका में जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण था उसके लिए 3 प्रकार के क्षेत्रों को चुना गया और उन सभी के लिए अलग अलग उद्देश्य भी रखे गए, जिसमें नंबर 1 है टेनेसी घाटी, नंबर 2 है मिशिगन क्षेत्र और नंबर 3 है प्यूर्टो राइको क्षेत्र। तो ये 3 प्रकार के जो क्षेत्र थे इनको चुना गया। इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण के जो उद्देश्य थे वो निम्न प्रकार से थे। टेनेसी घाटी का भूमि उपयोग सर्वेक्षण, नंबर 2 मिशिगन क्षेत्र का आर्थिक नियोजन और प्यूर्टो राइको में ग्रामीण भूमि वर्गीकरण के साथ साथ बस्तियों का भी सर्वेक्षण। तो जो 3 क्षेत्र चुने गए थे उनके जो उद्देश्य थे वो इस तरह से थे कि टेनेसी घाटी में तो भूमि उपयोग का सर्वेक्षण करना, मिशिगन क्षेत्र में आर्थिक नियोजन करना और प्यूर्टो राइको में ग्रामीण भूमि वर्गीकरण के साथ साथ में बस्तियों का सर्वेक्षण भी करना उद्देश्य रखा गया। टेनेसी घाटी योजना में भूमि के वर्गीकरण के लिए जिला स्तर को अध्ययन की इकाई के रूप में चुना गया। 1932 में मिशिगन क्षेत्र का आर्थिक सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ। इसमें मिशिगन क्षेत्र में कृषि भूमि क्षमता व मनोरंजन के उपयोग आदि का सर्वेक्षण भी किया गया और इस सर्वेक्षण में उन सभी प्राकृतिक साधनों की जानकारी प्राप्त की गई जैसे कि मिट्टियां, भूमि का ढाल, वनस्पति आदि तथा सभी के मानचित्र भी तैयार किए गए। ग्रामीण भूमि वर्गीकरण का अध्ययन प्यूर्टो राइको में किया गया जिसमें कृषि भूमि की क्षमता एवं इसका वर्गीकरण निर्धारित किया गया। ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों का विभाजन व बस्तियां इस सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य था। तो यहाँ इस जो सर्वेक्षण किया गया उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों का विभाजन करना और इन बस्तियों का आर्थिक सर्वेक्षण या इन बस्तियों का सर्वेक्षण करना प्रमुख उद्देश्य था। यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं आप यूएसए को दिखाया गया है, एक साइड में मानचित्र के माध्यम से और दूसरी साइड में ग्लोब पर यूएसए की स्थिति को दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं रूसी सर्वेक्षण उपयोग पद्धति के बारे में। सोवियत रूस में भूमि उपयोग सर्वेक्षण की शुरुआत हाल के वर्षों में ही हुई है। यहाँ राजकीय तथा सामूहिक फार्मों से अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है तत्संबंधी अध्ययन के प्रति विशेष जागरूकता बढ़ी है। तो यहाँ जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण है वो वर्तमान में ही या थोड़े टाइम पहले स्टार्ट किया गया है और जो यहाँ का जो पर्पस था वो इस तरह से था कि राजकीय और जो सामूहिक फार्म थी उससे उत्पादन जो है वो अधिक से अधिक कैसे प्राप्त किया जा सके, भूमि उपयोग का प्रतिरूप कैसा हो, किन फसलों का चयन कर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, उत्पादन समयावधि क्या हो, जैसे अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया है। तो इस प्रकार के अध्ययन की भूमि उपयोग का प्रतिरूप कैसा हो, उत्पादन किस तरह से प्राप्त किया जा सके, उत्पादन की जो समयावधि है वो क्या है, ऐसे विशेष अध्ययनों पर यहाँ ध्यान दिया गया है। यहाँ इस स्लाइड पे रसिया को दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से और दूसरी तरफ ग्लोब पर रसिया की स्थिति को दर्शाया गया है। रूस के भूमि उपयोग संबंधी सर्वेक्षण में निम्नलिखित तथ्य या संकेत या इंडेक्स जो है वो अपनाए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है उच्चावच एवं ढाल, नंबर 2 मृदा प्रकार, नंबर 3 भूमि उपयोग का स्वरूप, नंबर 4 वनस्पति, नंबर 5 भूमि की जोत दशाएं और नंबर 6 है जल तल की स्थिति। सोवियत रूस में भूमि उपयोग से संबंधित विगत कार्य पद्धतियों का सूक्ष्म निरीक्षण करके मानचित्र प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ जो पीछे के जो कार्य हैं उनका एकदम माइन्यूट से निरीक्षण करके मानचित्र प्रस्तुत किए गए थे।
साथ ही फसल उत्पादन प्रणाली, शस्य चक्र, उर्वरक, सिंचाई तथा सोपानी निर्माण से भी संबंधित गहन अध्ययन किया गया और मानचित्रण भी किया गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के बारे में। तो भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ औद्योगिकरण ने मनुष्यों के भोजन व वृद्धि के बीच असामंजस्य उत्पन्न कर दिया है, जिसमें भूमि उपयोग व दुरुपयोग की समस्याएं जो हैं वो सामने आ गई है। तो भारत में क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण औद्योगिकरण और खाद्यान्नों की जो पूर्ति के लिए जो कृषि कार्य बढ़ाया गया है, या ऐसे हम कह सकते हैं भूमि का उपयोग या दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसी समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे सामने आई है। भूमि उपयोग का विभिन्न कार्यों के बीच असंतुलन को समाप्त करने व भूमि क्षमता के आधार पर इस प्रकार के सर्वेक्षण की आवश्यकता को महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है। व्यक्ति और भूमि के मध्य अनुपात को घटाना एक महत्वपूर्ण समस्या थी, क्योंकि एक तरफ बहुत अधिक जनसंख्या कुछ भागों पर केंद्रित होती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़े क्षेत्र बहुत कम जनसंख्या से विरल रह गए थे। तो ऐसी एक जो भूमि और व्यक्ति अनुपात था वो भी कुछ गड़बड़ा गया। कुछ क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या केंद्रित हो गई और कुछ में जो है वो विरल पड़े रहे, या ऐसे कह सकते हैं जनसंख्या का जो घनत्व था उस एरिया में बहुत ही कम रह गया। ऐसी स्थिति में एक तरफ कृषि के लिए आर्थिक महत्व की भूमि प्राप्त करना और उत्पादन को बढ़ाने की समस्या थी, तो दूसरी ओर उस भूमि को फिर प्राप्त करना था जो औद्योगिक क्षेत्रों ने अनाधिकृत रूप से हथिया ली थी। तो एक तरफ तो कृषि को बढ़ाने की समस्या थी और दूसरी तरफ ऐसी भूमि जो औद्योगिक क्षेत्रों के ने एनक्रोचमेंट में कर ली या उन्होंने उस पर आधिपत्य जमा लिया, उस भूमि को वापस प्राप्त करने की जो समस्या थी वो भी यहाँ पर थी। इसके साथ उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, भूमि को उर्वरा बनाना तथा मानव व भूमि के उचित अनुपात को बनाए रखना अति आवश्यक था। इन सभी के लिए भूमि सर्वेक्षण की आवश्यकता को अति महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। सर्वप्रथम भारतीय भूगोलवेताओं ने ग्रेट ब्रिटेन में स्टैम्प द्वारा किए गए भूमि सर्वेक्षण के कार्यों से प्रेरित होकर के कार्य प्रारंभ किया। तो जो भारतीय भूगोलवेताएं थे उन्होंने जो स्टैम्प थे उनसे प्रभावित होकर के या उनसे प्रेरित होकर के भूमि उपयोग सर्वेक्षण के कार्य को प्रारंभ किया। यहाँ हम इस मानचित्र स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि भारत को दिखाया गया है ग्लोब के माध्यम से। 1938 में आयोजित इंडियन साइंस कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसमें स्टैम्प महोदय ने ओवरसीज प्रतिनिधि के सदस्य के रूप में भाग लिया था, भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के शुरू किए जाने की सलाह भी दी थी। तो ये भी जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण की जो सलाह है वो किसके द्वारा किस अधिवेशन में दी गई थी और उसके जो ओवरसीज प्रतिनिधि के रूप में उसमें किसने भाग लिया था। तत्पश्चात एसपी चटर्जी ने भारतीय भूगोलवेताओं का भूमि सर्वेक्षण के लिए ध्यान आकर्षित किया। 1951 में मोहम्मद शफी ने भूमि उपयोग के सर्वेक्षण पर जोर देते हुए भूमि के अधिकतम उपयोग व इसके लाभों का पता लगाने के लिए एक अभियान छेड़ा तथा इन्होंने एक वृहद पैमाने पर कार्यविधि भी तैयार की। तो जो मोहम्मद शफी थे उन्होंने इस सर्वेक्षण पर जोर दिया और कार्यविधि भी उन्होंने एक बड़े पैमाने पर तैयार की। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग ने इस और विशेष कार्य किया तथा प्रतिवर्ष देश के एक हिस्से का सर्वेक्षण प्रारंभ किया। तो अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय था उसमें इस पर विशेष कार्य किया गया। संपूर्ण भारत के सर्वेक्षण को पूर्ण करने के लिए चटर्जी ने सैंपल सर्वेक्षण करके भौतिक दशाओं की भिन्नता एवं अनेक तथ्यों की शिथिलता को देखते हुए
पूर्ण रूप से सर्वेक्षण किए जाने पर जोर दिए। VLS प्रकाश राव ने इस बात पर जोर देते हुए कि भूगोलवेत्ता भूमि उपयोग के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, कुछ भूमि वर्गीकरण के नक्शे तैयार करके कार्यविधि भी बताई, परंतु तब तक ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका था। सफी ने इस समय तक उत्तर प्रदेश के 12 प्रमुख गांवों का सर्वेक्षण किया, जो अपने समय में एक पहला कदम कहा जा सकता है। तो जो सफी थे उन्होंने उत्तर प्रदेश के 12 प्रमुख गांवों का सर्वेक्षण कर लिया था, जो एक कदम कहा जा सकता है भारत के लिए। ये उत्तर प्रदेश के गांवों का उन्होंने जो है सर्वेक्षण किया था। कृषि भूमि सर्वेक्षण एवं कृषि की विभिन्न स्थितियों पर विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के कार्य भी सामने आए हैं, जिनमें BM गांगुलल के Z अमानी, SN मिश्रा, F सिद्दीकी, A अहमद, SN मुखर्जी, AP अय्यर, माजिद हुसैन, BK राव, OP भारद्वाज, SL कायस्था आदि प्रमुख थे। प्रोफेसर जसवीर सिंह की पुस्तक एन एग्रीकल्चरल एटलस ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के बारे में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। इस दशक का महत्वपूर्ण कार्य कहा जा सकता है। तो जसवीर सिंह की जो पुस्तक थी वो इस दशक का महत्वपूर्ण कार्य उसको हम बता सकते हैं। इसमें कृषि भूमि के विभिन्न पहलुओं के साथ संपूर्ण भारत में फसलों के प्रादेशिक क्षेत्र व फसली भूमि की क्षमता एवं वितरण की दशाओं को लिया गया है। इस प्रकार संपूर्ण भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC व ICSSR आदि राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहयोग करके भौगोलिक सर्वेक्षण कार्यों को योगदान दिया गया। तो भौगोलिक सर्वेक्षण के लिए जो है अनुदान दिया गया या आर्थिक सहयोग जो किया गया वो UGC और ICSSR के द्वारा किया गया। इस क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की भूमिका विशेष रूप में कृषि के विकास हेतु जो है वो महत्वपूर्ण रही है। अच्छे बीजों का विकास, फसलों की विभिन्न बीमारियों का पता लगाना तथा फसलों के उचित वितरण, कृषि की क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना और उत्पादन को बढ़ाना आदि जो थे इसके वो महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र रहे हैं। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात जो है एवं इसकी सफलताएं, जिसके आधार पर भारत आज आत्मनिर्भर राष्ट्र है, अनुसंधान परिषद का ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो हरित क्रांति का जो सूत्रपात था उसकी जो सफलताएं थी उसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो अनुसंधान परिषद के द्वारा ही किया गया है। भारत सरकार की केंद्रीय मृदा संरक्षण परिषद द्वारा बड़ी बड़ी घाटी योजनाओं के क्षेत्रों में भूमि उपयोग और मृदा उपयोग का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसका मुख्य लक्ष्य मृदा परीक्षण द्वारा भूमि क्षमता का पता लगा करके वर्गीकरण करना है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ इस स्लाइड पर बुक रेफरेंस दिया गया है कि यदि आप कृषि भूगोल से संबंधित किसी भी टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पर ये पुस्तक संदर्भ दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।